हेलो दोस्तों। मैं लगातार कुछ दिन से ट्रस्ट और एनजीओ के ऊपर एक के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और इसी सीरीज़ का आज ये थर्ड वीडियो है। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एनजीओ या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्ट फंड क्या होती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट फीस है वो कैसे इस ट्रस्ट फंड से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप कोई ट्रस्ट या एनजीओ बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रस्ट डीड बनाने होंगे, और उस ट्रस्ट डीड पे आपको ट्रस्ट फंड के बारे में मेंशन करने होंगे। अब ये ट्रस्ट फंड क्या है या ट्रस्ट फंड मेंशन करने का ज़रूरत क्या है, अभी मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ समझाऊंगा, वो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ये इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 क्या है, क्या ज़रूरत है, और एक एनजीओ के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इसको हमको समझना है। तभी आप ट्रस्ट फंड को समझ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों में कुछ एग्रीमेंट हुआ। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ है, अगर ये वाइट पेपर में एग्रीमेंट होता है और बाद में चल के कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आप सभी को मालूम है ये चीज़। तो आपको ये भी मालूम है कि ये वाइट पेपर में किया हुआ एग्रीमेंट कोर्ट में क्यों एडमिसिबल नहीं होते। इसका आंसर है कि जब भी कोई एग्रीमेंट या लीगल एग्रीमेंट बनते हैं या लीगल डीड बनते हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट को कुछ फीस देना पड़ता है, जिस फीस को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं स्टैम्प फी, या फिर कहते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो आप कभी भी अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट कर रहे हो जहाँ पे ऐसा कुछ डिड बनाने का या एग्रीमेंट बनाने का प्रावधान है, तो आपको हमेशा स्टैम्प पेपर खरीद के स्टैम्प पेपर के ऊपर ही ये डीड बनाने होंगे। तब जाके आने वाले टाइम पर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो कोर्ट में ये इशू जो है वो एडमिसिबल होते हैं। इसलिए एडमिसिबल होते हैं क्योंकि आपने जब ये डीड बनाए थे तो गवर्नमेंट को रेस्पेक्टिव स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट किए थे। अब इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, जिसके बारे में कुछ देर पहले आपको बताया हूँ, उस एक्ट में ये सारा चीज़ बताया गया है कि आपको किस टाइम कितना स्टैम्प ड्यूटी पे करने होंगे, या कैसे आप किसी चीज़ का स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देने होंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ काम है तो आपको गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फी भी देने होंगे। अब देखिए, जब आप कोई एनजीओ या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन, जिस नाम से आप पुकारना चाहते हैं उसी नाम से ही आप पुकार सकते हैं, पर मेन इशू जो है कि अगर कोई एनजीओ अगर कोई डीड बनाने जा रहा है तो उस डीड पे उसको एक अमाउंट मेंशन करने होते हैं, और वो अमाउंट जो है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रस्ट फंड। और ये ट्रस्ट फंड जो होते हैं वो फंड हमेशा इंटैक्ट रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताऊँ तो एक्चुअली ये कॉर्पस फंड होता है। अब ये कॉर्पस फंड क्या है, देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खास करके अगर मैं एनजीओ का बात करूँ, तो ये फंड जो है, ये फंड का भी क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर बिल्डिंग बनाना है तो आप बिल्डिंग बनाने के लिए एक फंड अलग से एक्युमुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पस फंड। कॉर्पस फंड है कैपिटल नेचर का, जो ईयर आफ्टर ईयर आपको मेंटेन करते जाना है। साथ साथ एनजीओ का जो एक्टिविटीज़ है, जो वो लोग चैरिटेबल या सोशल एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी करने से जो सरप्लस मनी जमा होते हैं वो जाके कर्पस फंड में ऐड होते जाते हैं। तो अगर आप कोई एनजीओ ओपन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ रकम जो है वो आपको मेंशन करने होंगे, और आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद वो पैसा कम से कम जमा करने होंगे। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए, अब सब जानते हैं कि जब कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, और उसी हिसाब से एक रकम आपको बैंक में जमा करने होते हैं। यानी बैंक में वो रकम आपको हमेशा मेंटेन करके जाने होंगे। तो सेम तरीके से अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो ट्रस्ट में जो फंड आप मेंशन करेंगे वो पैसा आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। अब देखिए, ये जो आपका ट्रस्ट फंड है, इसी का ऊपर गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं। तो जब आप कोई ट्रस्ट बना के ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ले जाएंगे तो आपको स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। अभी ये सवाल आएगा कि आप कितना रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदेंगे।
देखिए, ये स्टैम्प पेपर कितने रुपए का खरीदेंगे, ये कुछ-कुछ जगह पे स्टेट टू स्टेट वैरी कर जाते हैं। अगर मैं बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बताऊँ, तो मैं अभी वेस्ट बंगाल स्टेट में हूँ और यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एनजीओ ओपन करने जाते हैं, तो गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये दोनों मिला के 5+1 यानी 6% जो रकम है, वो रकम जमा करने होते हैं। जिसका एक प्रोपोर्शन जो है वो आपको स्टैम्प पेपर के थ्रू ही आपको खरीदने होते हैं। देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ को समझने में सहूलियत हो जाए। मान लीजिए आप इनकम टैक्स से जीएसटी पेमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, जो रकम है वो आप बैंक में जमा करते हैं और बैंक में जमा करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास वो रकम आ जाता है। तो सेम तरीके से जब भी आप गवर्नमेंट को फीस पेमेंट करेंगे, कोर्ट फी हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो या आप स्टैम्प ड्यूटी जो भी नाम से आप बोले, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को आपको पैसा ही फीस देने होंगे और बदले में आपको स्टैम्प पेपर मिलता है और जिस स्टैम्प पेपर में आपको ये एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग करने होते हैं। तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं जब भी मैं कोई एनजीओ बनाने जाऊंगा तो मुझे कम से कम कितना ट्रस्ट फंड जो है वो मेंटेन करना है। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रकम वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। आप 10,000 मेंशन करना चाहती है, 50,000 या 1 लाख, जो भी रकम आप चाहे आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कम से कम आपको वो अमाउंट बैंक में मेंटेन करने होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी हिसाब से आप जब भी डीड ड्राफ्टिंग करेंगे या जो भी आपका लीगल कंसल्टेंट ड्राफ्टिंग करा के देंगे, आप उनके साथ कंसल्ट कर लीजिए कि मुझे इतना रकम जो है अपना जो ट्रस्ट डीड में मेंशन करना है। तो आई होप कि आज का ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से आपको ये मालूम चल गया है कि ट्रस्ट फंड क्या होते हैं और ट्रस्ट फंड के साथ गवर्नमेंट ड्यूटी का क्या रिलेशन है। अब देखिए, एक्चुअली ऐसा इशू है कि इस मामले में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अगर चाहूँ तो डिस्कस कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में वो सारा चीज़ को डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो सीरीज़ बनाना है ताकि बिट्स ऑफ एंड पीसेस में आपके पास धीरे धीरे सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक बटन को आप हिट कीजिए और साइड में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो में। थैंक्स।